मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 10 विशेषण। तो कल हमने किया था सर्वनाम, तो सर्वनाम का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आज करते हैं हम विशेषण। विशेषण, नीचे दिए गए चित्रों में नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। कुत्ता भौंक रहा है, 3 बालक पढ़ रहे हैं, 2 किलो चीनी लाओ, कुछ फल लाओ। तो इन वाक्यों में काला, 3, 2 किलो कुछ शब्द हैं अपनी अपनी संज्ञा कुत्ता, बालक, चीनी, फल की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। और ये सभी शब्द क्या हैं? विशेषण हैं। तो विशेषण की परिभाषा क्या हो गई? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। फिर है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। कि जिस शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य को पहचानिए कि क्या क्या है। काला, कुत्ता में काला विशेषण है, कुत्ता विशेष्य यानी कुत्ते की विशेषता है कि वो काला है। 3 बालक, बालक की विशेषता वो कितने हैं? 3। कुछ विशेषण, फल विशेष्य, फलों की विशेषता कि वो कुछ है। 2 किलो चीनी, चीनी की विशेषता वो 2 किलो है। तो ध्यान रखिए, विशेषण संज्ञा से पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और उसके बाद में भी। जैसे ठंडा पानी लाओ या पानी ठंडा है, तो जो विशेषण है वो संज्ञा से पहले भी लग सकता है और संज्ञा के बाद में भी। तो बाद में आने वाले विशेषण पूरक का काम करता है, अतः इसे विधेय विशेषण कहा जाता है। कि जो बाद में आने वाला विशेषण है वो पूरक का काम करता है, इसलिए इसे विधेय विशेषण कहते हैं। फिर है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है? जो विशेषण संज्ञा की बजाय विशेषण की विशेषता बताए। कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो तो विशेषण हो गया, और जो विशेषण है वो संज्ञा की बजाय विशेषण की ही विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। प्रविशेषण से विशेषण के गुणों में वृद्धि होती है। तो प्रविशेषण क्या है? कि जो विशेषण है उसके गुणों में और वृद्धि हो जाती है। जैसे बहुत छोटा कमरा, तो यहाँ कमरे की विशेषता क्या है? कि वो छोटा है, और उसके आगे हमने बहुत लगा दिया तो वो क्या हो गया? बहुत छोटा। गहरा काला कोट, कोट की विशेषता काला, और काला भी कैसा? वो गहरा। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका? प्रविशेषण। अत्यंत कठिन समस्या, समस्या कैसी? कठिन, और अत्यंत प्रविशेषण। विशेषण के भेद, विशेषण है उसके 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का ज्ञान कराते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गीता सुंदर लड़की, काली पैंट पहनो, लंबी मेज खरीदो। तो यहाँ पे जो आपके कलर वाले रंगीन जो शब्द हैं वो क्या हैं? आपके विशेषण है। कौन से? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक में गुण, दोष, रंग, आकार आदि का ज्ञान होता है। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण हैं, जैसे गुण में हो गया चतुर, होशियार, बुद्धिमान, सभ्य, सुशील आदि। दोष, बेवकूफ, बुरा, नीच, पापी, कठोर, खोटा, खराब आदि। रंग और रूप, काला, गोरा, पीला, हरा, लाल, जामुनी, बदरंग आदि। आकार है लंबा, ऊंचा, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा आदि। स्वाद है खट्टा, मीठा, कसैला, कड़वा, फीका, चटपटा आदि। गंध, खूबसूरत खुशबूदार, बदबूदार, गंधहीन, सुगंधित आदि। स्पर्श हो गया नर्म, कठोर, चिकना, बुरबुरा, कोमल आदि। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो शब्द वस्तु या व्यक्ति की संख्या या कर्म का बोध कराता है। कि जिस वस्तु या व्यक्ति की संख्या का या फिर उसके कर्म का बोध कराया जाए वो संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 4 से चौथा लड़का, तो पहले में तो संख्या बताई है, दूसरे में कर्म बताया है। संख्यावाचक विशेषण है, इसके 2 भेद होते हैं, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। निश्चय संख्यावाचक क्या है? जिस विशेषण शब्द से संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध हो। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उसे कहेंगे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 5 बालक, तीसरी लड़की। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ केले, बहुत लोग, थोड़ी कुर्सियाँ। यहाँ संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है। संख्यावाचक विशेषण है
उसकी विशेषता क्या होती है कि ये गिनने वाली चीजें होती हैं, इनको हम गिन सकते हैं। फिर है तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जो संख्यावाचक है उसमें तो क्या आती है, गिनने वाली चीजें, जैसे केले गिने, लोग गिनते हो, कुर्सियां गिनते हो। लेकिन जो परिमाणवाचक है इसके अंदर क्या होता है, नाप तोल का बोध होता है। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी। 4 और 2 तो संख्या तो आएंगी, लेकिन इसके साथ में क्या आया, मीटर और किलो। तो ऐसी चीजें जिनको हम या तो नापते हैं या फिर तोलते हैं, वो किस में आएंगी, परिमाणवाचक विशेषण में। इसके भी 2 प्रकार के हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाण जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या मापतोल का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी। तो यहाँ पर क्या हो गया, निश्चित संख्या है कि 3 लीटर, 10 मीटर और 2 किलो। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतोल है का निश्चित बोध नहीं होता, कि उसकी संख्या है वो निश्चित नहीं होती। जैसे थोड़ा सा दूध, कुछ अनाज, बहुत खाना। अब देखो दोनों जो संख्यावाचक था उसमें भी कुछ आ गया और इसमें भी कुछ आ गया, लेकिन इसके साथ में ध्यान का रखना है कि जो परिमाणवाचक में आएगा उसमें गिनने की चीज नहीं होगी, क्योंकि आप अनाज को गिन तो नहीं सकते, लेकिन हम केलों को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जो चीजें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, थोड़ा सा दूध, कुछ अनाज, बहुत खाना, तो ये क्या हो गई, अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी ऐसी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनिश्चित परिमाण में, तो जिनको हम गिन सकते हैं अनिश्चित संख्या में आएंगी। तीसरा है आपका सार्वनामिक या चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ लगकर विशेषण का रूप में किया जाए, कि जिन सर्वनामों का प्रयोग है वो संज्ञा के साथ में लगाकर विशेषण के रूप में प्रयोग हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा शब्द है उनके आगे लगकर इनको जो विशेषण का काम करते हैं वो कहलाते हैं आपके संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह घोड़ा घास खा रहा है, तो यहाँ घोड़े की विशेषता यहाँ पर यह द्वारा उसको संकेत किया घोड़ा, वह स्त्री सो रही है, स्त्री वह, तो यहाँ पर ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। इनको सर्वनाम द्वारा, इनको क्या सर्वनाम क्या है, इनकी विशेषण का रूप काम कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, आपके सार्वनामिक विशेषण। बाकी का चैप्टर बेटा हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have revised our second chapter of geography, and today we revised our third chapter of geography, earth movements and major landforms. So let we continue our today's class with the exercise of this chapter. First fill in the blanks, and first fill up is horizontal movement result in compression which dash a part of the crust। कि जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है उनके रिजल्ट आता है किसके रूप में, क्रस्ट के एक पार्ट के रूप में, फोल्ड्स के रूप में। किसके रूप में, फोल्ड्स के रूप में। कि जो हॉरिजेंटल बल लगता है, ये देखिए ये ऐसे हॉरिजेंटल जब बल लगता है तो कोई चीज़ आपस में मुड़ जाती है। सेकंड, डैश मोमेंट्स पुश पार्ट ऑफ द क्रस्ट अप और डाउन, तो वर्टिकल मूवमेंट, VERTICAL, vertical movement. Third, dash is a type of earth movement due to horizontal forces from two opposition side। कि जब two opposition side में बल लगता है तो उसको क्या कहते हैं, हॉरिजन मतलब कि टू अपोजिट साइड से बल लगता है, कि एक इधर से लग रहा है बल और एक इधर से लग रहा है, तो उसको कहते हैं फोल्डिंग, FOLDING। फोर्थ, ए सिंपल फोल्ड माउंटेन इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश, तो किससे बनते हैं, सिनक्लाइंस, SYNCLINES, सिनक्लाइंस एंड एंटीक्लाइंस, NTCLINES। ये देखिए ये जो माउंटेन होते हैं ये इस तरीके के होते हैं, तो ये जो है वो एंटीक्लाइन है और ये जो है वो सिनक्लाइन है। जो हाई पीक जिस जगह पे बनती है उसको सिनक्लाइन कहते हैं और जो एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो वैली की डीप वैली बनती है वहाँ पे वो सिनक्लाइन होती है।
फिफ्थ, सिंक्लाइंस आर द डैश और वैली वाइल एंक्लाइन आर डैश और कैजेस। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट का है डाउनफॉल्स, DOWNFOLDS, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाउनफॉल्स यहाँ पे, तो ये क्या है, सिंक्लाइन है और इसका आंसर है अपफॉल्ड्स, अपफॉल्ड्स। सिक्स्थ है डैश माउंटेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू यंग फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन, कि माउंटेन को क्लासीफाई किया जाता है यंग फोल्ड माउंटेन में और ओल्ड फोल्ड माउंटेन में। तो किन माउंटेन्स को, फोल्ड माउंटेन्स को डिवाइड किया जाता है यंग और ओल्ड में। सेवंथ है द डैश ऑफ राजस्थान, तो अरावली, ARAVALIS, अरावलीज। सेकेंड, we do the true false. First, faulting refers to the breaking or cracking of old hard and brittle rocks which leads to the formation of cracks or fault in earth crust, कि अर्थ की क्रस्ट में जब टूट फूट होती है, किसी हार्ड चट्टानों का टूटना फूटना, ये सारे फॉल्टिंग कहलाते हैं, तो दिस इज ट्रू। सेकेंड है फॉल्टिंग यूजुअली रिजल्ट इन ए रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन, कि फॉल्टिंग जो होता है उससे या तो रिफ्ट वैली बनती है या ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड, वोल्केनोज आर वीक पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट ओपनड अप ड्यू टू प्रेशर इन फ्रॉम इनसाइड, कि वोल्केनो वो वीक पॉइंट होता है सरफेस ऑफ द अर्थ का जहाँ पे वो वहाँ से अप होता है जहाँ पे वो वीक होता है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ है समटाइम्स इंस्टेड ऑफ वायलेंट इरप्शन मैग्मा और आउट थ्रो फिशर्स और क्रैक्स ऑन द क्रस्ट एंड फ्रॉम वोल्केनिक प्लेट्यू, कि कई बार क्या होता है कि जो वायलेंट इरप्शन होता है, मैग्मा जो बाहर आता है, वो क्रैक्स जहाँ पे अर्थ क्रस्ट के अंदर क्रैक्स पड़े हुए होते हैं वहाँ से आता है और वोल्केनिक प्लेटो बनाता है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिफ्थ, अर्थक्वेक्स आर सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, कि अर्थक्वेक पृथ्वी का अचानक से हिल जाना कहलाता है, तो दिस इज ट्रू। सिक्स्थ है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स एंड वोल्केनिक eruption आर द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक, कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट और वोल्केनिक eruption मेन कारण है अर्थक्वेक के, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। आवर सेवंथ इज Seismology is the study of earthquake and the instrument used to measure an earthquake is called seismograph, कि earthquake की स्टडी करने के लिए earthquake की स्टडी करने को सिस्मोलॉजी बोलते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। 8, earthquakes are measured using the Richter scale which ranges from 0 to 9, this is also true। अब हमें इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं कि यंग फोल्ड माउंटेन कौन कौन से हैं, तो आंसर है हिमालय और रॉकीज। सेकंड है आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन, तो आंसर है अरावली और यूराल। थर्ड है आपका टाइप्स ऑफ माउंटेन, तो आप टाइप ऑफ माउंटेन के अंदर कर सकते हो ब्लॉक माउंटेन, एंड फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स। उसके बाद है टाइप ऑफ वोल्केनो, तो आप कर सकते हो एक्टिव वोल्केनो एंड डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट volcano। Now we do the short question answer of this chapter. Our first short question is, what does horizontal movement inside the earth form, कि अर्थ के अंदर जो horizontal movement होती है उनसे क्या बनता है, तो आंसर is horizontal movement results in compression which folds a part of the crust and stretches which cause breaks और फोल्ड इन द क्रस्ट, कि जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है उनके द्वारा पृथ्वी के ऊपर दबाव पड़ता है और यहाँ पे फोल्डिंग के रूप में स्ट्रक्चर्स बनते हैं या फिर जो ब्रेक्स आ जाते हैं, स्ट्रेचेस आ जाते हैं और फोल्डिंग हो जाती है। सेकेंड है व्हाट डज वर्टिकल मूवमेंट इनसाइड द अर्थ फॉर्म, कि वर्टिकल मूवमेंट से क्या होता है,
तो वर्टिकल मूवमेंट पुश पार्ट ऑफ क्रस्ट अप एंड डाउन, कि वर्टिकल मूवमेंट के अंदर जो क्रस्ट का पार्ट है वो ऊपर और नीचे जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए सिंपल फोल्ड माउंटेन, कि सिंपल फोल्ड माउंटेन क्या है। तो ए सिंपल फोल्ड माउंटेन इज मेड अप ऑफ सिंक्लाइंस एंड एंटीक्लाइंस, कि क्या है कि जिसके अंदर सिंक्लाइंस और एंटीक्लाइंस होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फोल्ड, कि फोल्ड क्या है। आंसर, ए फोल्ड इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वंस कनेक्टेड ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स अलोंग ए फोल्ड प्लेन, कि किसी जगह पे जो ब्लॉक पड़ जाना, जैसे कि हमारा ये माउंटेन है और इसके अंदर यहाँ पे फोल्डिंग आ जाती है, ब्लॉक पड़ जाता है और ये दोनों माउंटेन अलग अलग हो जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, फोल्ड कहते हैं। फिफ्थ है, नेम द टाइप्स ऑफ वोल्केनो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। फर्स्ट है एक्टिव वोल्केनो, जो हमेशा सक्रिय रहते हैं। सेकंड है डोरमेंट वोल्केनो, जो एक बार आने के बाद कई सालों के बाद आते हैं। और थर्ड है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जो एक बार आने के बाद दोबारा कभी नहीं आते। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज, हाउ डू माउंटेन्स गेट फॉर्म्ड, कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं। आंसर इज, माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, कि अर्थ के फोल्डिंग और फोल्डिंग होने से, जो अर्थ क्रस्ट है उसके फोल्डिंग और फोल्डिंग होने से माउंटेन्स बनते हैं। माउंटेन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक अरप्शन, और माउंटेन्स किसके द्वारा भी बनते हैं, वोल्केनिक अरप्शन के कारण भी बनते हैं। माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ्स टेक्टोनिक प्लेट्स स्मैशिंग टुगेदर, और जो माउंटेन्स हैं वो तब भी बनते हैं जब अर्थ की टेक्टोनिक जो प्लेट हैं वो एक दूसरे को स्मैश करती हैं, एक दूसरे को आपस में ओवरलैप कर जाती है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर वेरी वेल. You revise it again for your SA1 examination. We do the remaining questions in next class. Thank you. Have a nice day. This is for class 7th. Students, in previous video we completed with the chapter number 7 with book exercise and all. Now let's start with the chapter number 8. And this is our 8th chapter, verbs expressing the past. In this chapter we are going to discuss about the simple past or past continuous, past perfect tense, past perfect continuous tense. So students, we are discussing about all the tenses of all kinds. Okay students, now let's start with it. First is simple past tense. First of all, I will tell you the structure of simple past tense in all 3 kinds, that is affirmative, positive, negative and interrogative. Now let's start with it. First is affirmative or positive sentences. Subject plus past form of the verb. Past form of the verb means होता है second form of the verb plus object. And example is the bear slapped. Here slapped is the verb, we are using second form of the verb, यानी कि slap के हमने sleep की हमने slapped second form of the verb use किया यहाँ पे. Next sentence is खुशी painted a beautiful peacock. Painted here, जो paint हमने word use किया है ये हमारा verb है, और इसके साथ हमने क्या use किया है, painted, second form of the verb. Next is in negative sentences. Negative sentences subject plus did not. इसमें हमने second negative के साथ हमने क्या use किया, did not. Base form of the verb. Base form of the means first form of the verb plus object. Example is the bear did not sleep. Okay, now on the next page we are having interrogative sentences. In interrogative sentences, we will start with the helping verb, and helping verb is did plus subject plus base form of the verb. Base form of the verb means first form of the verb plus object. Example is did the bear sleep, and end with the question mark in all kinds of sentences which are interrogative sentences. Okay students, now let's start with the uses of simple past tense. कि हम सिंपल पास्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं.
Now let's start with it. To indicate an action completed in the past. जो हमारा एक्शन, जो हमारा काम चल रहा था वो पास्ट में यानी कि भूतकाल में काम कंप्लीट हो गया. एग्जाम्पल है सीमा एंड तान्या प्लेड वॉलीबॉल ऑन द बीच यस्टरडे. यानी कि सीमा और तान्या वॉलीबॉल खेल रही थी यस्टरडे, कल, जो बीता हुआ कल है वो. टू इंडिकेट अ हैबिट और रेगुलर एक्शन ऑफ द पास्ट. जो हमारी हैबिट होती है, जो हमारी आदतें बन जाती है कुछ काम करने की, उन्हें हम अपना हैबिट कहते हैं. और उन हैबिट्स को भी हम पास्ट में जो हमारी काम हो चुका है, बीता हुआ टाइम है, उसके साथ हम उन एक्शंस को इंडिकेट करते हैं. नाउ एग्जाम्पल इज ग्रैंड मदर ऑफन टोल्ड अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज. यानी कि ग्रैंड मदर हमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाती थी. ठीक है, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. वे वर्ड्स लाइक जनरली और यूजुअली ऑलवेज ऑफन, दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स. ये हम पास्ट हैबिट्स के लिए यूज़ करते हैं इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को. ओके. टू नरेट अ स्टोरी. जब हम स्टोरी सुनाते हैं किसी को, या आपने स्टोरी राइटिंग लिखी होगी, तो हम वो पास्ट के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, हम पास्ट में जो स्टोरी सुनाते हैं वो होती है हमारी, वो भी हम पास्ट में ही लिखते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस वी आर हैविंग अ बुक एक्सरसाइज. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज. Complete these sentences with the simple past forms of the verb given in the brackets. Jagriti dashed the money in the bank on Friday. Deposit word है हमारे पास. According to the formation, according to the structure, we are going to use here second form of the verb. So यहाँ पे क्या आ जाएगा, deposit की form हमारी क्या change हो जाएगी, deposited. क्या आ जाएगी, deposited. नीड्स डैश अ ग्रेट पोइट. सो यहाँ पे क्या बी वर्ड है हमारे पास, इसको हम सेकेंड फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीन. वी आर यूजिंग हेयर हैव. नेक्स्ट इज दिस सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस इज इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. सो स्टूडेंट्स वी आर यूजिंग हेयर, वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन विद द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम सेंटेंस. और यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, डेड. Did you dash a bicycle when you were young? Have है. So इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, haven't. Did you haven't, HAVEN, haven't a bicycle when you were young. The teacher dash explained. The teacher explained the rules of tenses to the class. Grandfather went. Go की second form of the verb क्या है, went for a walk in the park every morning. Sam solved the most difficult questions in no time. Solved, we are using here solved as the verb is given, solve. Okay students, we completed with this topic. I hope you understand this. Students, some verbs are changed according to the words. Please check these verbs be and have in your notebook. Some maybe mistake will be there, so you can correct it and do these exercise in your fair notebook. This is your homework. Thank you everyone. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, today we have already started the chapter 9 for class 7. So regarding in the same, let us continue. So student, let us start. आपने ये चैप्टर पढ़ा है हैप्पी जो प्रिंस का, जिसमें आपने पढ़ा कि किस तरह से प्रिंस मरने के बाद उसका स्टैचू बना देते हैं और वो किस तरह ऊपर से देखता है कि किस तरह से सारे लोग जो है अनहैप्पी हैं और उनको अपनी लाइफ को किस तरह से वो जी रहे हैं. तो उसके बाद उसने वो कैसे एक जो है सेलो वर्ड आती है उसके पास, जिसकी हेल्प से वो अपनी बॉडी की सारी चीज़ें डोनेट कर देता है गरीबों में. अब इसका एक्सरसाइज देखते हैं. और उसके बाद क्या होता है कि गॉड जो है
लोग जब देखते हैं कि कितना सैबी नजर आ रहा है ये जो है स्टैचू, और उसको तोड़ देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, लेकिन उसका हार्ट नहीं मेल्ट होता है, तो उसके हार्ट को उठा करके फेंक देते हैं उसी जगह पे जहाँ पे वो सैलो बर्ड पड़ी होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसकी कीमत का गॉड को पता होता है और वो उनको ऊपर जो है अपने हेवन में बुला लेते हैं। तो ये थी इसकी स्टोरी जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई। अब इसका जो है एक्सरसाइज देखते हैं। Where answer the following question in one word sentence, यानी कि आपको या तो वन वर्ड सेंटेंस में, वन वर्ड में बताना है आंसर, या फिर एक सेंटेंस में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, Where did the statue of the happy prince stand, कि वो जो हैप्पी प्रिंस है उसका स्टैचू कहाँ पे स्टैंड कर रहा था, कहाँ पे खड़ा था। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑन ए टॉल कॉलम हाई अबव द सिटी, यानी कि सिटी के जो है सिटी पे जो है कॉलम के ऊपर बहुत ऊंचा उसको बनाया गया था। सेकंड देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द स्वैलो वाज प्रिपेयरिंग टू स्लीप, अब जो है स्वैलो जो है वो चिड़िया जब सोने की तैयारी कर रही थी तो क्या हुआ, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल ऑन हिम, यानी कि बूंद जो है बड़ी सी बूंद आकर उसके ऊपर गिरी। नाउ नंबर 3 देखिए, वेयर डिड द प्ले राइट लीव, जो प्ले राइट लीव कहाँ रहता था, जो लेखक था वो कहाँ रहता था, फॉर फार अवे अक्रॉस द सिटी, वो सिटी के बिल्कुल बहुत दूर रहता, अक्रॉस यानी कि सिटी के पार बहुत दूर रहता था। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि टेक द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो ये जो सेंटेंसेस हैं आपको इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी, ये ऑप्शंस आपको बुक में से भरने, अकॉर्डिंग टू द बुक यू हैव टू फिल दिस। अब पहला देखिए, द swallows फ्रेंड्स हैड ऑल गॉन अवे टू डैश 6 weeks बिफोर बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, कि जो swallow वो चिड़िया के जो दोस्त थे वो जा चुके थे कहाँ पे, इजिप्ट, इंग्लैंड एंड टर्की। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है इजिप्ट, इजिप्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वो इजिप्ट गए हुए थे 6 weeks बिफोर, वो 6 हफ्ते पहले ही निकल गए थे, लेकिन जो है स्वैलो जो थी वो पीछे रह गया था। अब सेकंड देखिए, जस्ट देन ही सॉ द डैश ऑन द टॉल कॉलम, उसके बाद जैसे ही उसने देखा, तो यहाँ पे प्रिंस, स्टैचू और सॉर्ड, तो यहाँ पे स्टैचू इसका सही ऑप्शन है। तो जो है उसके बाद उसने क्या देखा कि स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, यानी कि बड़े से कॉलम के ऊपर जो है स्टैचू बना हुआ है। नंबर 3, द हैप्पी प्रिंस लिव्ड इन द रॉयल प्लेस वेयर डैश वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, यानी कि हैप्पी प्रिंस जो है वो रॉयल प्लेस में रहता था, डैश तो पीपल, स्ट्रेंजर्स एंड सोरो, सोरो यानी कि दुख, तो यहाँ पे इसका सोरो करेक्ट ऑप्शन है कि हैप्पी प्रिंस जो है रॉयल प्लेस में रहता था जहाँ दुख का एंटर करना जो है अलाउ नहीं था। नंबर 4, द प्रिंस रिक्वेस्टेड द swallow टू स्टे विद हिम फॉर द नाइट एंड बी हिज डैश, तो गेस्ट है एक मैसेंजर है, एक है कंपेंशन, तो यहाँ पे जो है मैसेंजर जो है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर करेक्ट ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे मैसेंजर इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया चिड़िया को कि वो वहां उसके साथ रात को रुके और उसका काम करे मैसेंजर का, यानी कि ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान एक दूसरे की खबर पहुंचाते हैं वो मैसेंजर। अब नंबर 5 देखिए, द बॉय वॉज टॉसिंग डैश इन हिज बेड, यानी कि फीवरिशली, सैडली एंड हैप्पीली, तो जो लड़का जो था वो क्या था, फीवरियसली यानी कि बुखार से ग्रस्त होकर जो है बेड पर लेटा हुआ था। नंबर 6, द नेक्स्ट डे, the next day the swallow flew above the river and watched the dash at work, watermen, fishermen and sailors, तो यहाँ पे इसका क्या है कि नेक्स्ट डे जब वो जो है स्वैलो जो वहां पर ऊपर रिवर के ऊपर से उड़ रही थी तो उसने क्या देखा
फिशरमैन को जो है काम पर देखा, तो यहाँ पे इसका फिशरमैन आएगा। नंबर 7, द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम the snow came and after the snow came the dash rain, hailstorm and frost। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आपका फ्रॉस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जो है स्नो के बाद जो दोबारा जो चीज आती है वो फ्रॉस्ट आता है। सो स्टूडेंट, आपकी ये वीडियो यहीं तक है आज की, तो नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम टुमारो। एंड आपको करना क्या है, एज इट इज यू हैव टू जस्ट do the reading of this chapter, understand it quietly, and जो है उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Hello student, today's session I Priyanka ma'am tell about some daily uses sentences. Student, you have to use these sentences in your daily routine. So let's start. Student, today's sentences are here. Our first one is whose book is this? Student, यहाँ पे whose means होता है किसका, book means किताब या पुस्तक, and this means यह। तो आप इसको easily convert कर सकते हैं, यह किताब किसकी है। Now next is you may use my pen. तुम मेरी कलम इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि कैन आई यूज योर पेन या पेंसिल, मीन्स मैं आपकी पेन या पेंसिल यूज कर सकता हूँ। तो इसकी रिप्लाई में आप ऐसे बोल सकते हो, यू मे यूज माई पेन। ओके, कि आप मेरी कलम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो इसमें व्हाट इज की तरह की जगह आपको व्हाट्स द प्रॉब्लम ऐसे ये सेंटेंस स्पीक करना है। मुश्किल क्या है, समटाइम कोई बच्चा आपको परेशान करता है तो आप इस तरह से गुस्से में होते हैं और इस तरह इंग्लिश में जो कोई भी सेंटेंस है वो यूज कर सकते हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट वन इज वी वर वेरी टायर्ड। टायर्ड मीन्स होता है थक जाना, वेरी का मतलब बहुत और वी मीन्स हम बहुत थक चुके थे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सेंटेंसेस आपको टेंस के बेस पे लर्न करने हैं। आपको ये जो सेंटेंस है उसमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग उसका कन्वर्सेशन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हिच बुक इज दिस। सॉरी, आई विल बी बैक एट 10, मैं 10 बजे वापस आऊंगा। विल बी मीन्स आऊंगा, जैसे कि ये फ्यूचर टेंस है तो आई विल बी बैक एट 10। नाउ नेक्स्ट इज आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज पेंट अभी सूखा नहीं है, द पेंट हैज नॉट ड्राइड येट। येट मीन्स अभी तक, ड्राइड मीन्स सूखा, पेंट तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं, द पेंट हैज नॉट ड्राइड येट। नाउ नेक्स्ट वन इज यह पानी पीने के योग्य नहीं है, द वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल। ड्रिंकेबल का मतलब पीने के योग्य, वाटर मीन्स पानी, तो यू कैन इजीली कन्वर्ट द वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। तो इस तरह सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, दैट इज प्रेजेंट टेंस। उसे आम पसंद है, ही लाइक्स मैंगो। नाउ नेक्स्ट वन, मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो हिम। अपने अच्छे से ख्याल रखना, आई टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टूडेंट, जो ये सेंटेंस है जनरली जब कोई घर से बाहर जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ मीन्स अपना अच्छे से ख्याल रखना। यह उपन्यास बहुत ही रोमांचक है, द नॉवल इज वेरी एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट वन इज यह तो बहुत अच्छा सुझाव है, दैट्स रियली ग्रेट आइडिया, ग्रेट प्लान भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, दैट्स रियली ए ग्रेट आइडिया और प्लान। ओके, वह अपने कमरे में रो रही है, शी इज क्राइंग इन हर रूम। ओके, आप यहाँ वीपिंग भी यूज करते हैं, बट टुडेज टाइम रो रही के लिए मोस्टली क्राइंग ही यूज होते हैं। क्राइंग का मीन्स वैसे जनरली होता है चिल्लाना, तो इस तरह शी इज क्राइंग इन हर रूम।
तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है, शी के साथ हमेशा हर का यूज करना है। अगर यहाँ पे ही होता तो हम यहाँ यूज करते हिज। आपके पास जब एमसीक्यू में सेंटेंस का कन्वर्सेशन पूछा जाएगा तो इस तरह क्वेश्चन में चेंजमेंट मिलेगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ सी है वहाँ पे उस सेंटेंस में हर होगा और जहाँ ही है वहाँ हिज होगा। ओके, तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको डेली रूटीन में यूज करने हैं। ओके, hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer. In today's session I tell you some basic questions related to computer. So let's start. Student, today in MS Office I discussed with you some MCQ related to MS Word, Excel, Access and PowerPoint. So let's start. Our first question is how many rows in MS Excel 2016 files? So here answer is 10, 48, 576, 10, 48, 575, 71 and 70. So our correct answer is 10,48,576. Our answer is option A. Now question number 2. How many columns in MS Excel 2016? So here option are 16,385, 86, 84 and 83. So our correct answer is C, 16,384. Question number 3 is Control plus A is used for to save a file, to select whole area, to bold and none of these. So our answer is B, to select whole area. Now question number 4, Control plus S. तो स्टूडेंट कंट्रोल प्लस एस किसके लिए होता है? सेव के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू डू व्हेन स्टार्ट ए स्लाइड शो? तो क्लिक ऑन गो, क्लिक ऑन स्लाइड शो आइकन एंड टर्न ऑन द ट्रांजिशन एंड नन ऑफ दीज. तो आवर आंसर इज बी, क्लिक ऑन स्लाइड शो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस, हम क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस के, टी एंड पी. तो स्टूडेंट हम जनरली जो प्रिंटिंग है उसके लिए हम कंट्रोल प्लस पी यूज करते हैं. ओके, तो और आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट. कोई भी सबस्क्रिप्ट होता है उसको टाइप करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ये ऑप्शन आर गिवन, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, माइनस, शिफ्ट प्लस कंट्रोल एंड नन ऑफ दी. तो आंसर इज ए, कंट्रोल प्लस एंड इक्वल टू. इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सुपरस्क्रिप्ट. जो सुपरस्क्रिप्ट होता है उसके लिए क्या कौन सी की यूज करते हैं हम? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू. तो ऑप्शन इज सी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक इन ए डॉक्यूमेंट. स्टूडेंट हाइपरलिंक के लिए हम कंट्रोल प्लस के का यूज करते हैं. आपको ध्यान रखना है एच हमारा रिप्लेस के लिए यूज होता है और कंट्रोल प्लस के किसके लिए यूज होता है? हाइपरलिंक के लिए. और कंट्रोल प्लस एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए. तो करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस के. Now next question is we can detect spelling and grammar error by press shift plus F7, press F7, alt plus F7 and none of these. स्टूडेंट मैंने जब आपको फंक्शन की कराए थे तब आपको सारी फंक्शन की के फंक्शंस बताए थे. तो F7 किस लिए यूज होता है? स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर. तो ओनली F7 से ही हमारी स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो डिटेक्ट हो जाती है. ओके, तो आंसर इज बी. Now next question is shortcut key for font dialog box is. font dialog box के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस एफ, जी एंड डी एंड नन ऑफ दीज. तो स्टूडेंट कंट्रोल प्लस एफ फाइंड के लिए, जी गो टू के लिए एंड डी डिलीट के लिए और फोन डायलॉग बॉक्स है दोनों के लिए यूज होती है. तो और करेक्ट आंसर इज सी, कंट्रोल प्लस डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस. रिप्लेस और फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एच एंड कंट्रोल प्लस एफ. एच होती है रिप्लेस के लिए, एफ होती है फाइंड के लिए. तो आप करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बोथ ऑफ द अबव मीन्स ए एंड बी आर करेक्ट. तो आवर आंसर इज सी.
Now next one is which show the name of file. टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार एंड नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जब मैंने आपको MS वर्ड कराया था तो आपको ये बताया था कि जो टॉप मोस्ट होता है स्क्रीन में वो होता है टाइटल बार। तो किसी भी फाइल नेम शो करते हैं टाइटल बार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन, प्रिंट एंड सेव, डिस्प्ले ऑन। ये कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं? मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टाइटल बार एंड नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, उसमें ये सारे जो ऑप्शंस है वो डिस्प्ले होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। फॉन्ट टाइप एंड फॉन्ट साइज, बोल्ड, अंडरलाइन, बुलेट्स, अलाइनमेंट, डिस्प्ले ऑन कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं? मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार एंड नन ऑफ दीज। तो ये सारी जो ऑप्शंस होते हैं आइकन्स, ये कहाँ पे शो होते हैं? तो करेक्ट आंसर इज बी, फॉर्मेटिंग टूल बार। ना डियर स्टूडेंट, आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से लर्न करने हैं और अगर नोटबुक में राइट करना है तो कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम। ओके, Good morning dear 7th class students. So let's start our today's maths class. Word problem, chapter first, word problem. Question number 5. A submarine is at a sea level. It starts to descend at the rate of 5 minutes per minute. How long would it take to reach 300 meter below the sea level? क्वेश्चन ये कह रहा है, जो 5th क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये कह रहा है कि सबमरीन है जो सी लेवल पे है, इट स्टार्ट टू डिसेंड एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, यानी कि ये जो स्पीड है ये उसकी 5 मीटर पर मिनट क्या है, उसकी स्पीड है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू रिच 300 मीटर बिलो द सी लेवल? तो 300 मीटर जाने के लिए वो तो कितना टाइम लेगा। तो अब देखो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा उसमें। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। इट स्टार्ट टू डिसेंड मीन्स कि ये क्या है हमारे पास, स्पीड है। स्पीड इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर मिनट, ये स्पीड हो गई है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू रिच 300 मीटर। ये 300 मीटर क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 300 मीटर। बिलो द सी लेवल है। रिक्वायर टू फाइंड टाइम। अब हमें टाइम निकालना है। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। अब हमें फाइंड आउट टाइम करना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 300 मीटर है, और टाइम स्पीड क्या है हमारे पास, 5 मीटर पर मिनट है। ठीक है, अब 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 वन जब 5 और ये कितने पे चला जाएगा, 60 पे। इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 मिनट। और 60 मिनट में क्या होता है, 1 आवर। तो यानी कि टाइम क्या कितना आएगा, 1 आवर। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1 आवर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो हमें स्पीड है वो गिवन है 5 मीटर पर मिनट, डिस्टेंस हमें 300 मीटर गिवन है, फाइंड करना हमें टाइम। तो टाइम का लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डी स्टैंड करता है डिस्टेंस के लिए और एस स्टैंड करता है स्पीड के लिए। तो टाइम क्या आ गया हमारे पास, 300 अपॉन में 5 है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 60। तो 60 मिनट हमारे पास टाइम हो गया है, और 60 मिनट में क्या होता है, 1 आवर होता है। तो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी वर्ड प्रॉब्लम का, ये आप लोग को नहीं करना है, बाकी के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करने हैं इसमें से। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा, जीरो इज अ ग्रेटर देन एवरी। जीरो इज ग्रेटर देन एवरी। जीरो किससे ग्रेटर है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। जीरो किससे बड़ा होता है, देखो हमारी नंबर लाइन है इंटीजर्स की, हमारी ये नंबर लाइन होती है। यहाँ 0, -1, -2, -3, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ 1, 2, 3, 4, ये हमारा इंक्रीजिंग, और इधर हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो जीरो किससे ग्रेटर है, हमारे ये सारे नंबर कैसे हैं, नेगेटिव है। तो जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट, जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। सेकेंड है हमारे पास 35 + -12 इज इक्वल्स टू। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। क्वेश्चन है हमारे पास
35 प्लस -12, ये क्वेश्चन है, इज इक्वल्स टू, हमें ब्लैंक दे दिया है, क्या आएगा आंसर? तो 35 प्लस -12, इट मीन्स 35 में से हमें 12 लेस करना है, तो 5 में से 2 चला जाएगा तो 3, और 3 में से 1 गया 2, साइन हमारा प्लस का ही रहेगा। तो आंसर क्या आ गया इसका? 23 हमारा इसका राइट आंसर आ गया। तो हमारा देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? थर्ड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड का ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। When 0 is subtracted from an integer, the difference remain। अब 0 को किसी भी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? तो देखो 0 को किसी भी नंबर से माइनस कर देते हैं, सपोज करो 5 माइनस 0 कर दिया, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5। 3 माइनस 0 करते हैं तो भी हमारे पास आंसर आएगा 3। इट मीन्स किसी भी नंबर में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? वो नंबर इटसेल्फ ही आएगा, वही नंबर रिपीट होगा। तो आंसर में भी इसमें क्या आ जाएगा? द इंटीजर itself। when 0 is subtracted from an integer then the difference remain the integer itself। तो जो डिफरेंस आएगा वो इंटीजर अपने आप में ही आएगा, जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 1/a is called multiplicative inverse of। 1/a क्या है? किसका इनवर्स है? तो 1/a का इनवर्स किसका हो जाएगा? a का। देखो हमारे पास ये a है, मैं कहती हूँ इसका इनवर्स राइट करो, तो इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/में, यानी कि उसी का रेसिप्रोकल। तो 1/a का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा? a हो जाएगा। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन है a आंसर आ जाएगा। 1/a का राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा a। फिफ्थ क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड अंडर। सेट ऑफ इंटीजर है नॉट क्लोज्ड अंडर, किसमें इंटीजर नॉट क्लोज्ड नहीं होते हैं? मीन्स कि क्लोज्ड किस में नहीं होते? एडिशन में करेंगे तो भी हमारे पास इंटीजर ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें एक इंटीजर ही मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी। अब देखो डिवाइड में सपोज करो अगर मैं 4 डिवाइडेड बाय 9, अगर 4 से 9 को डिवाइड करती हूँ, 4/9 करती हूँ, तो आंसर क्या आएगा? इसका तो कुछ नहीं आया, डेसिमल में चला जाएगा। तो ये क्या है? इसमें क्या है? नॉट क्लोज टू अंडर, किस में नहीं आया है? डिवाइड में नहीं आया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिवीजन। द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम अपने MCQs। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 35 plus -12 is equals to 23। When 0 is subtracted from an integer then the difference remain integer itself। 1/a is called multiplicative inverse of a। The set of integer is not closed under division। तो ये MCQs कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज सारे चैप्टर्स की कंप्लीट हो गई है हमारी यहाँ पे। थैंक यू। A very nice morning to all my dear student of class 7th. This is Pinita ma'am, your science teacher, welcoming to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision, so to continue that we are going to discuss chapter 13, time and motion. Today in session class we are going to discuss short question answer. So pay attention to all your revision work and let's get started. Student, in our previous video we have already done up to the revision content of exercise and summary. Now we are going to discuss short question. We will start it from first. Our first short question is question number first is about what do you mean understand by the measurement। measurement क्या होता है? measurement normally if we talk about the measurement to measure anything, whether you need the standard units, whether using the handspan, cubit, etc. So a particular definition we can say that the measurement is defined as also the comparison of an unknown quantity with some known fixed quantity of the same kind। ओके, देखिए क्या होता है मेजरमेंट का मतलब कि कंपैरिजन करना एक अननोन क्वांटिटी का, अननोन क्वांटिटी जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं विद सम नोन फिक्स क्वांटिटी। नॉन फिक्स क्वांटिटी जैसे कि स्केल है आपका, मीटर हो गया आपका, इंच टेप वगैरह, एंड ऑल दीज आर नॉन फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, उसी तरीके का। अब ऐसा नहीं है कि हमें मेज़र तो करना है क्लॉथ को और हम मेज़र कर रहे हैं किसी जो मिल्क नापने वाला लीटर होता है उससे, तो सेम काइंड मतलब काइंड चेंज हो गई यहाँ पे। सो वी हैव टू यूज द सेम quantity, same kind। okay,
नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर स्टैंडर्ड यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? Standard unit are the units we usually use to measure the weight, length और capacity of the object. Standard units वो unit होती हैं जिनको use करके हम किसी भी object का weight, length और capacity जो होती हैं वो measure करते हैं. So all these can be said that they are the standard units. स्टैंडर्ड इसलिए बोला गया बिकॉज अगर हम स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ ऐसा रखते तो पीपल टू पीपल हैंड्स भी डिफर करते हैं. अगर हम सपोज दैट हम हैंड्स पेन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी फिंगर सब मतलब हमारी खुद की जो 5 फिंगर्स हैं दे आर नॉट इक्वल. ओके, लेंथ उनकी इक्वल है. सो डिफरेंट पीपल्स की कैसे हो सकती हैं? सो दैट्स वाई it is the need arise to maintain a standard unit. So standard units are used to measure the weight, length, capacity of any object. State the principle of pendulum. अब pendulum के principle के बारे में बताना है. That what is the principle, what is its objective. उसको pendulum को डिस्कवर करने का, उसको मेंटेन करने का, मीन्स उसको बनाने का पर्पस क्या था. पेंडुलम इज अ वेट, एक वेट होता है जो क्लॉक वगैरह में लगा रहता है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ पाइवट सो दैट इट कैन स्विंग फ्रीली. एक पाइवट पॉइंट से ज्वाइन करके उसको एक वेट को लगाया गया होता है और वो फ्रीली मूव करता है. कोई बाउंडेशन नहीं. आप जब भी देखोगे क्लॉक का पेंडुलम ऑल टाइम मूव करता रहता है लाइक दैट. ओके, घंटाघर में भी आपने देखा होगा पेंडुलम होता है ना, इट्स बेल, वो रिंग करता है, साउंड करता है, तो फ्रीली मूव करता है. इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली डिस्कवर्ड पेंडुलम इन 1602. उन्होंने पेंडुलम की प्रॉपर्टीज को बताया था. 1602 में उन्होंने गैलीलियो ने डिस्कवर्ड किया था कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है उसके. ठीक है. अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर इन 8 आवर्स, फाइंड स्पीड्स. आपको क्या करना है, एक कार है 450 किलोमीटर 8 आवर्स में चल रही है, स्पीड निकालनी है. तो फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम. देखिए डिस्टेंस इज गिवन दैट इट इज 450 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय द कार इज 8 आवर्स. Therefore, we know that the formula of speed is distance traveled upon में time taken. So we have put it 450 kilometer upside and divided by 8 hours. Okay. So what the unit we get here? किलोमीटर पर आवर. तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं बिकॉज दोनों ही यूनिट बड़ी हैं, किलोमीटर भी आर भी. सो we get here kilometer per hour and after dividing 450 by 8 we get 56.25. okay, next है आपका why are the states of rest and motion considered relative. देखिए स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन पे है तो उनको एक दूसरे से रिलेट कैसे किया गया. रेस्ट एंड मोशन, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होना, मोशन पे होना, और रिलेटिव टर्म्स दोनों सेम टर्म है. बिकॉज नथिंग इन दिस यूनिवर्स वर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इट मीन्स ये नहीं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. आप कैसे कह सकते हो रेस्ट पे है? एज यू नो दैट आवर अर्थ doing its rotation revolution continuously, तो how you can say that the object are in rest position. तो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है ही नहीं. if भी हम जनरली टॉक करें, सपोज दैट ये पेन रखा हुआ है, सॉरी ये पेन मैंने रखा है, ओहो हेलो सी, ये पेन मैंने रखा है, अब ये रेस्ट पोजीशन पे है. कैन यू से दैट दिस एक्चुअली, क्या ये पेन रेस्ट पोजीशन पर है? नहीं है. ये पेन एक्चुअल में भी रेस्ट पोजीशन पर नहीं है बिकॉज अर्थ तो रोटेट कर रही है, तो इट मीन्स द पेन इज ऑल्सो रोटेटिंग. कहीं ना कहीं तो वो मूव कर रहा है. सो हाउ वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर रेस्ट और हाउ द ऑब्जेक्ट आर मोशन. ओके, बट जनरली हम बोलते हैं बिकॉज हम क्या देख रहे हैं कि अब ये पेन एट प्रेजेंट मोशन में नहीं है, नहीं चल रहा, बट अब चल रहा है. तो इन दिस वे वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट आर रेस्ट एंड मोशन. तो इस तरीके से चीज़ें हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, आप कह सकते हो. एंड द स्टेट ऑफ मोशन, तो इसलिए हम रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को बोलते हैं. बट यूनिवर्स में मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट पे नहीं है, मोशन पे नहीं है, वो रेस्ट पे भी है, मोशन पे भी है. दे डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि ऑब्जर्वर उसको किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है. अब हम ये भी कह सकते हैं कि पेन मोशन में नहीं था, हम ये भी कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे था.
मतलब रेस्ट पे था या मोशन पे। तो इस तरीके से चीज़ें ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती हैं दैट हाउ इट गोइंग टू बी ऑब्जर्व दैट। ओके, so this was our today's content, student. I hope you enjoyed this video. Take care and revise your content for the S7 preparation. That's all for today. Goodbye.